चलिए, जय श्री महाकाल साथियों, मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने RWA के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे। साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधे कृष्ण सभी को। आइए सभी लोग जुड़ जाइए क्लासेस में आज की। दोस्तों, हमने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर लिया था। 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमने पढ़ ली थी। आज हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नीति आयोग। और नीति आयोग को जैसे ही खत्म करेंगे हम उसके बाद पढ़ेंगे आपका वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे ही इसको हम खत्म करेंगे फिर हम एक अगला अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, तो गरीबी को हम पहले शुरू करेंगे, ये बातें मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, आइए तो सभी लोग जुड़ जाइए ताकि हम कक्षा का विधिवत रूप से आयोजन कर सकें। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। आइए दोस्तों, अच्छा एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शायद मैंने आपको नोट्स में ऐसा लिखवा दिया है कि गॉडगिल मॉडल पर आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना, तो थोड़ा सा वहां करेक्शन आप करिएगा। अगर मैंने लिखवाया है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। एक बिंदु है उसको नोट के रूप में आप लिख लीजिएगा या जैसा भी आपको लिखना हो वैसा कर लीजिएगा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नोट के रूप में मैं आपको लिखवा देता हूं और वो नोट क्या है ये आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा। गॉडगिल मॉडल, गॉडगिल मॉडल अगर मैंने आपको लिखवाया है तो ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से मैंने ऐसा नहीं लिखवाया होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि बोलने में या लिखवाने में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। गॉडगिल मॉडल है ना, पूछा जा सकता है कि गॉडगिल मॉडल किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान से संबंधित है। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान से संबंधित हो दोस्तों, 5 ईयर प्लान से संबंधित है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वह 1961 से लगा करके 66 तक था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना से गॉडगिल मॉडल संबंधित है। यह बात आप अपडेट कर लीजिएगा। शायद उसमें मैंने आपको चौथी पंचवर्षीय योजना में लिखा दिया है ना, तो इस बात को आप अपडेट कर लीजिएगा। मैंने देखा तो शायद ऐसा होगा उसमें, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ये बातें तो आपकी नोट की थी। ठीक है, अब इस बात को तो चलिए छोड़िए, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नोट के रूप में मैंने बात आपको लिखवा दी है ताकि आपको याद रहे दोस्तों। ठीक है, यहां पर नोट के रूप में मैंने आपको बात लिखवा दी। सबसे पहला नोट मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अब हम इसके अलावा कुछ बातें करेंगे। मैंने आपको बताया है, देखो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं संपादित की जा चुकी है, तो ध्यान रखिएगा कुल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या जो है, कुल 5 ईयर प्लान जो है वह कितने हैं, तो 12 है। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं कुल देश में लागू की गई है, देश में इसको पूरा किया गया है। ठीक है, ये इतनी पंचवर्षीय योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 1 अप्रैल, कब शुरू किया गया है, 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 से लगा करके, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च, 31 मार्च ऐसे ऑन करो, 31 मार्च 1956 तक यह पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरी पंचवर्षीय योजना या 12th 5 ईयर प्लान का अगर आपसे टाइमिंग पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका जो समय है यह भी क्या है, 1 अप्रैल 2012 से लगा करके 31 मार्च, ठीक है, 2017 तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड है, इसको जरा आप ध्यान रख लीजिएगा। बस इतनी ही बातें केवल आपको लिखवाना थी, ये बात ध्यान रखिएगा। सर तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो आपने सुखमय चक्रवर्ती तथा सैंडी मॉडल लिखवाया। हाँ जी बिल्कुल, सुखमय चक्रवर्ती और सैंडी मॉडल भी सही आंसर है, दोनों ही सही आंसर है। दरअसल गॉडगिल जो थे वह योजना आयोग के सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसे गॉडगिल फॉर्मूला कहा जाता है। गॉडगिल फार्मूला जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गॉडगिल फार्मूला या गॉडगिल मॉडल जो है ये किससे संबंधित है, तो मैं यहां पर लिखवा देता हूं आपको। ये केंद्र और राज्य, ध्यान रखिएगा, सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य के वित्तीय हस्तांतरण से है या वित्तीय संस्थान से है ना, वित्तीय या वित्त से है, ऐसा लिख लो। केंद्र और राज्य या राज्यों को वित्त के आवंटन से, ऐसा आप लिखिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं पुनः इसको, राज्यों को वित्त के आवंटन से संबंधित है, यानी कि राज्यों को कितना पैसा मिलना चाहिए
ये इससे संबंधित है आपका गॉडगिल मॉडल। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में गॉडगिल महोदय ने यह बात बताई थी कि कितना कितना पैसा राज्यों को मिलना चाहिए, जो कि टैक्स का कलेक्शन होता है, उसी से संबंधित है। बाद में एक और फार्मूला आया है, अगर आप जानना चाहें तो मैं लिख सकता हूं, अगर आप अच्छा लगे आपको तो। उसको बोलते हैं मुखर्जी फार्मूला। क्या बोलते हैं? मुखर्जी फार्मूला। ये रानी मुखर्जी नहीं है, ध्यान रखिएगा, मुखर्जी फार्मूला। दोस्तों पढ़ना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। मैंने आपको यह बताया है कि 1951 में आया, 1991 में आया, सॉरी 1991 में ये आया है मुखर्जी फार्मूला। ठीक है, और यह भी किससे संबंधित है? तो यह भी ध्यान रखिएगा, राज्यों को वित्त के वितरण से, राज्यों को वित्त, वित्त का मतलब होता है फाइनेंस, के वितरण से या डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह भैया फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, फाइनेंस के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, से रिलेटेड। ठीक है, से रिलेटेड है। ये बातें मैंने आपको यहां पर बताई है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। खैर चलिए, ये बातें तो इसकी थी। अब हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, ये मैंने जान करके आपको बताइए ताकि आपको याद रहे। एक बार पुनः सुन लीजिए सभी लोग। मैंने आपको ये बताया है कि गॉडगिल मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर भी आधारित है, और तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल पर भी आधारित है। दोनों ही उत्तर सही है। गॉडगिल मॉडल क्या है? तो गॉडगिल मॉडल जो है वह राज्यों को वित्त के आवंटन से है, यानी कि राज्यों को कितना कितना पैसा मिलेगा, यह बात ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पर ध्यान रखना है कुल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या कितनी है? तो 12 है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना या अंतिम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से लगा करके 31 मार्च 2017 तक लागू की गई थी। वहीं मुखर्जी फार्मूला का संबंध किससे है? तो मुखर्जी फार्मूला 1991 में आया, और यह राज्यों के वित्त वितरण से संबंधित है। ठीक है, कि राज्यों को कितना पैसा भेजा जाएगा। ठीक है सर, 2015 तक नहीं चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 17 तक चली थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मैं आगे की बात करता हूं रोहित जी, है ना। आइए अब हम बात करते हैं नीति आयोग की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? नीति आयोग की। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूं सभी साथियों से, नीति आयोग। नीति आयोग, आप जानते हैं नीति आयोग क्या है? क्या है आखिर ये नीति आयोग? ये बला क्या है? तो आइए जरा इस बला को हम समझ लेते हैं कि ये बला क्या है। सबसे पहले तो इसको मैं एक डब्बे में पैक कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक डब्बा लिया है और उसको इसमें पैक कर दिया है। तो नीति आयोग के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे, क्योंकि नीति आयोग है तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहली बात जो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं नीति आयोग के बारे में, वह है इसका फुल फॉर्म। तो सभी लोग जानते हैं NITI शब्द है। NITI शब्द का फुल फॉर्म क्या है, जरा यहां पर लिखिएगा साथियों। तो सबसे पहली बात, NITI का फुल फॉर्म क्या है? तो N रिप्रेजेंट फॉर नेशनल, क्या है? नेशनल, नेशनल। I रिप्रेजेंट फॉर इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। या इंस्टीट्यूशन भी शब्द सही है, एस ना भी लगा हुआ तो चलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आ रही बात समझ में दोस्तों? ये इसका फुल फॉर्म है। पूछा जाता है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यह इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। आ रही बात समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म है, ये अब आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना को लेकर के कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सभी लोग जानते हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी। इसकी स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, सभी लोग जानते हैं। क्या तारीख है वह? 1 जनवरी, क्या है दोस्तों? 1 जनवरी 2015, यह इसकी स्थापना का दिन है। और सभी लोग जानते हैं कि किसकी जगह पर इसकी स्थापना की गई थी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं योजना आयोग, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है ना, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था
उसको हटा करके या उसी को बदल करके हमने किस आयोग में उसको तब्दील कर दिया, तो ध्यान रखिएगा उसी को हमने नीति आयोग में तब्दील कर दिया। यह बात ध्यान रखना है, बहुत ही बढ़िया है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए अगली बात कर लेते हैं। इसी नीति आयोग से संबंधित हम अगली बात करते हैं साथियों। और अगली बात क्या है, इसकी घोषणा कब की गई थी कि इसकी स्थापना की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसकी घोषणा की मैं बात कर लेता हूं। स्थापना की घोषणा कब की गई थी, तो स्थापना की जो घोषणा है ना दोस्तों, इसका जो अनाउंसमेंट है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रधानमंत्री या पीएम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखते हैं ऐसे पूरा नाम है ना, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से यह घोषणा की गई थी दोस्तों कि अब हम योजना आयोग की जगह एक नया आयोग लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, एक मित्र पूछ रहे हैं कि सर चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। मेरे मित्र, मैंने आपको बताया कि अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर थी तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी, या हम कहें जितनी भी पंचवर्षीय योजना पहली दूसरी तीसरी इनका मिश्रित रूप थी। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। यह इसकी घोषणा को लेकर के बात हो गई। आपको पता है नीति आयोग को हम किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग को हम थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, थिंक टैंक। तो थिंक टैंक, और थिंक टैंक को हम इंग्लिश में भी ऐसा ही लिखते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं थिंक टैंक। ठीक है, थिंक टैंक। आप जानते हैं टंकी में या टैंक में क्या होता है, टंकी या टैंक में कोई सामान भरा जाता है तो यहां बौद्धिक विचार भरे जाते हैं। इसीलिए इस आयोग का दूसरा नाम भी क्या है पता है आपको, इसका दूसरा नाम है, इसी थिंक टैंक को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको बौद्धिक संस्थान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बौद्धिक संस्थान। बौद्धिक संस्थान, बौद्धिक संस्थान के नाम से या थिंक टैंक के नाम से भी इसको जानते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए इतनी सारी बातें मैंने आपको इसके अंतर्गत बता दी। अगर इसके नेचर की बात करें कि इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, क्या इसका जिक्र संविधान में है, क्या इसका जिक्र संविधान में, अगर बताओ, अगर संविधान में है तो किस अनुच्छेद में है, संविधान में होगा तो किसी न किसी अनुच्छेद में होगा। ध्यान रखिएगा, इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रकृति है ना वह सलाहकारी है। क्या है, सलाहकारी। सलाहकारी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवाइजरी। एडवाइजरी, या फिर इसकी प्रकृति जो है वह कार्यकारी भी है, कार्यकारी। और कार्यकारी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो कार्यकारी भी हो सकती है, सलाहकारी भी हो सकती है, या फिर इसको एक और हम नाम दे देते हैं गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक, और गैर संवैधानिक को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये तीनों ही शब्द इसकी प्रकृति के अंतर्गत आएंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी प्रकृति क्या है तो सलाहकारी भी इसकी प्रकृति है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी प्रकृति क्या है तो कार्यकारी भी इसकी प्रकृति है, एग्जीक्यूटिव भी इसकी प्रकृति है। वहीं पर यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, यानी कि इसका जिक्र संविधान में नहीं है, देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसलिए इसको संविधान में जिक्र नहीं है, है ना। तो अगला बिंदु मैं यहां लिखूंगा, देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्माण किया गया है। देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल, देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसका निर्माण किया गया। ठीक है, इसको किसने बनाया, तो देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको बनाया है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह नीति आयोग के अंतर्गत ही हम बातों को लिख रहे हैं साथियों। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, कौन इसका अध्यक्ष होता है, तो इसका अध्यक्ष या चेयरमैन कौन होता है, कौन इसका चेयरमैन होता है, बताइए, आप ही बताइए जल्दी से बताएं, कौन है इसका चेयरमैन, जल्दी से बताइए। सभी लोग जानते हैं कि इसका जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री है।
कौन है? प्रधानमंत्री। पदेन होते हैं ना ये, प्रधानमंत्री। पदेन, पदेन मतलब जो पद पर है। तो मुझे बताइए कि पद पर कौन है प्रधानमंत्री? जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी तभी से, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी अब तक इसके जो है अध्यक्ष बन करके बैठे हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गए? इनके प्रधानमंत्री हो गए। अगर इनके उपाध्यक्ष की बात की जाए, अगर इनके उपाध्यक्ष की बात की जाए, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की, अगर इनके वाइस चेयरमैन की बात की जाए, ठीक है, वाइस चेयरमैन, वीसी हम इसको बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। वाइस चेयरमैन की अगर बात की जाए तो कौन है? ध्यान रखिएगा, वाइस चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो पीएम द्वारा नियुक्त या पीएम द्वारा अपॉइंटमेंट, हम बोल सकते हैं अपॉइंट किया जाता है। तो पीएम द्वारा अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और अगर इसके प्रथम उपाध्यक्ष की मैं बात करूं, अगर इसके पहले उपाध्यक्ष की मैं बात करूं दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं इसके प्रथम या फर्स्ट इसके उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, जल्दी से मुझे बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन थे? अरविंद पनगड़िया, ये इनके पहले उपाध्यक्ष थे। और अगर वर्तमान उपाध्यक्ष की मैं बात करूं, अगर वर्तमान उपाध्यक्ष की मैं बात करूं दोस्तों, तो सुमन बेरी, सुमन बेरी जो है ये वर्तमान उपाध्यक्ष है इनकी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक चीजें स्पष्ट है सबको? यहां तक चीजें स्पष्ट है क्या? एक बार पुनः देख लीजिए, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको यह बताया है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और इसकी घोषणा जो है, इसकी जो घोषणा है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से की गई थी। ये बातें मैंने आपको यहां पर बताई है, ठीक है, यही बातें मैंने आपको बताई है। फिर मैंने कहा कि नीति आयोग को थिंक टैंक या बौद्धिक संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वहीं मैंने बताया इसकी प्रकृति क्या है। इसकी प्रकृति जो है वो सलाहकारी है, कार्यकारी है, गैर संवैधानिक इसकी प्रकृति है। वहीं पर मैंने बताया कि देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उपाध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। और पहले उपाध्यक्ष इसके अरविंद पनगड़िया और वर्तमान सुमन बेरी है, ठीक है। ये बातें आपको मैंने यहां पर बताई है। अब मैं आपको यहां पर सुमन बेरी या इनके बारे में कुछ बातें बता देता हूं, ठीक है। सभी लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है ना। अगर आपको लग रहा हो कि ये कोई महिला है सुमन बेरी, तो महिला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। महिला नहीं है, ये एक पुरुष है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है ये सुमन बेरी, ठीक है। तो यही सुमन बेरी है, इन्होंने नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष का पद है वो संभाला है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, महिला नहीं है, पुरुष है, ठीक है। तो ये तो उपाध्यक्ष की बात हो गई है कि उपाध्यक्ष कौन है। अगर इनके उपाध्यक्ष के बाद में अगर हम बात करें सीईओ की, ध्यान रखिएगा, इनके अगर सीईओ की बात की जाए, सीईओ का मतलब क्या होता है वो जरा समझिएगा। तो सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या बोलते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसके लिए शब्द है हमारे पास में हिंदी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी। क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यपालन अधिकारी बोलते हैं दोस्तों। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोल सकते हैं इसको। मैं यहां पर लिख देता हूं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, है ना। सीईओ कौन है इनके? तो ध्यान रखिएगा, अगर इनके पहले सीईओ की मैं बात करूं, अगर इनके प्रथम सीईओ की मैं बात करूं साथियों, है ना, ध्यान रखिएगा, यहीं पर मैं लिख देता हूं। अगर इनके प्रथम सीईओ की मैं बात करूं साथियों, तो इनके जो प्रथम सीईओ थे जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, ओके, इनके प्रथम सीईओ की अगर मैं बात करूं, तो इनके प्रथम जो सीईओ थे वो मैं आपको बताना चाहता हूं, अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, है ना, अमिताभ बच्चन नहीं है, अमिताभ कांत थे, ठीक है। ये इनके पहले सीईओ थे। अगर इनके वर्तमान सीईओ की मैं बात करूं तो BRV सुब्रमण्यम,
वर्तमान इनके जो सीईओ हैं वह कौन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके जो वर्तमान सीईओ है उनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। ये इनके वर्तमान सीईओ है दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े आगे। सीईओ कर्ता धर्ता यही होता है, बिल्कुल यही होता है कर्ता धर्ता। ये आईएएस लेवल का आदमी होता है। कौन होता है? आईएएस लेवल का आदमी होता है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अब अगली बात कर लेते हैं। सीईओ के बारे में बात हो गई। अब अगर हम बात करें इसके गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों की, और उसको हम बोलते हैं अधिशासी परिषद। क्या बोलते हैं? अधिशासी परिषद। तो ध्यान रखिएगा, अधिशासी परिषद, अधिशासी परिषद। और अधिशासी परिषद में मुख्य रूप से कौन कौन चीजें शामिल होती है? अधिशासी परिषद को हम बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल, परिषद को हम काउंसिल के नाम से जानते हैं साथियों, है ना। तो गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं वो जरा समझिएगा। इस गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से सदस्य हैं, ठीक है, वो जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें जो सदस्य है ना, कौन इसके सदस्य हो सकते हैं गवर्निंग काउंसिल के? तो ध्यान रखिएगा, इसके जो सदस्य है गवर्निंग काउंसिल के, वह कौन कौन हो सकते हैं? तो जितने भी राज्य है, राज्य, और जितने भी यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम यूटी कहते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनियन टेरिटरीज, या यूटी, या केंद्र शासित प्रदेश हम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस यूटी के जितने भी मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, वो सारे के सारे इसके क्या होते हैं? गवर्निंग काउंसिल के हिस्सा होते हैं, सदस्य होते हैं। तो जितने भी राज्य है, भारत में 28 राज्य है, कुछ यूटी है जिसमें सीएम का पद है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, बाकी जो शेष जो सदस्य हैं इसके, वह जितने भी यूटिया जो बची हुई है, यूटिया मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जितनी भी है, उनके उपराज्यपाल, क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, है ना, इन्हीं को लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आप कह सकते हैं। ये इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, अधिशासी परिषद के सदस्य होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें फुल टाइम मेंबर भी होते हैं कुछ लोग, इसमें फुल टाइम मेंबर होते हैं कुछ। तो मैं अगला लिखता हूं, पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य। ये सारा रट्टाफिकेशन वाली चीज है दोस्तों, है ना, आपको याद करना है, लिखना है ना। और पूर्णकालिक सदस्य को हम बोलते हैं फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर कौन कौन होते हैं? फुल टाइम मेंबर जरा ध्यान रखना, फुल टाइम मेंबर में कौन कौन है। सबसे पहला है कृषि विशेषज्ञ हैं रमेश चंद्र, ठीक है, उनका नाम है प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर रमेश चंद्र। और ये कृषि विशेषज्ञ है, एग्रीकल्चर सेक्टर के बड़े ही विद्वान हैं, है ना। तो कृषि विशेषज्ञ, इनकी विशेषज्ञता काय में है? कृषि क्षेत्र में है, ठीक है, एग्रीकल्चर में है। तो प्रोफेसर रमेश चंद्र जो है वह एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में है इसमें। वहीं पर अगर दूसरे सदस्य की मैं बात करूं जो कि फुल टाइम मेंबर है, तो उन सदस्य का नाम है दोस्तों, वो भी विशेषज्ञ है, अरविंद बर्मानी या बिरमानी, है ना, यह अर्थशास्त्री है, अरविंद बिरमानी, बेईमानी नहीं है, ध्यान रखना, बिरमानी। और ये अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट है, क्या है? इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो अरविंद बिरमानी हो गए आपके दूसरे। वहीं पर तीसरे की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर वी के पाल, डॉक्टर वी के पाल, डॉक्टर वी के पाल, ये इनके तीसरे पूर्णकालिक सदस्य हैं। और चौथे जो हैं वी के सारस्वत है, डॉक्टर वी के सारस्वत, वी के सारस्वत, इनके ये कुल मिलाकर के 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं दोस्तों वर्तमान में। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ये रट लेना है आपको। चलिए बहुत ही बढ़िया। अमिताभ कांत और दूसरे जो हैं वो सिंधु सिंह खुल्लर। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, यहां तक चीजें समझ में आई। अच्छा, पहले सिंधु सिंह खुल्लर, ऐसा? चलिए कोई बात नहीं, है ना, पहले कौन है? सिंधु सिंह खुल्लर, ठीक है दोस्तों, यहां तक चीजें समझ में आ रही है मेरे ख्याल से। ये पूर्णकालिक सदस्य हैं, फुल टाइम मेंबर है, ठीक है। यहां तक एक बार आप देख लीजिए पुनः, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए जल्दी से एक बार।
जल्दी से पूछ लीजिए इसमें। सीओ गलत लिखाया है आपने। सीओ में क्या लिखाया है एक बार देख लेते हैं, क्या लिखा है मैंने सीओ में। अच्छा, इसके जो पहले सीओ लिखवा दिया है, पक्का यही है? ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरे जो है वह अमिताभ कांत है, और तीसरे जो है वह बीवीआर सुब्रमण्यम है। अब ठीक है, चलिए दोस्तों, ये मैंने करेक्शन कर दिया, इसको जरा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। आइए, ये पूर्णकालिक सदस्यों की बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पदेन सदस्यों की, कि कुछ ऐसे सदस्य होते हैं इसमें जो पदेन रूप से होते हैं। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सदस्य है पदेन में, उसको जरा नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले सदस्य है रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री। और रक्षा मंत्री कौन है बताइए? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इसके पदेन सदस्य, सबसे पहली बात, ठीक है। वहीं पर मैं आपके कमेंट लूंगा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसको पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपसे कमेंट लूंगा, ठीक है। अभी रुक जाइए थोड़ा। इसके जो दूसरे सदस्य है वह गृह मंत्री है, गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री। बताओ कौन है होम मिनिस्ट्री? अमित शाह। अमित शाह जो हैं इसके दूसरे पदेन सदस्य है, ठीक है। वहीं पर अगर तीसरे की बात करूं मैं, तीसरे इसके पदेन सदस्य कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। बताइए वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। के और चौथे हैं कृषि मंत्री, ठीक है। और कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये पदेन सदस्य इसके होते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, एक बार देख लेते हैं सारी चीजें। चलिए, राजनाथ सिंह, बहुत बढ़िया। आपके कोई कमेंट हो तो बताइए साथियों। अब हम कमेंट को ले लेते हैं, जल्दी बताइए, फिर इसके आगे हम आगे की बात करते हैं कि नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स जारी करता है, या इसके आमंत्रित सदस्य भी कोई होते हैं, उनकी भी बात हम कर लेंगे। जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों, चलिए, तड़ी पार तड़ी पार नरेंद्र सिंह तोमर सर। अधिशासी का मतलब क्या होता है? अधिशासी का मतलब होता है कि गवर्निंग काउंसिल, यानी कि जो इसमें शासन करती है, जो इसमें तरीका होता है शासन करने का, उसके भी तो कोई सदस्य होंगे, उसको हम बोलते हैं अधिशासी परिषद। इसको गवर्निंग काउंसिल बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना। बहुत ही बढ़िया सर। नीति आयोग का कोई लोगो भी होता है क्या? नहीं, नीति आयोग का कोई लोगो नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
सर जब 2017 तक योजना आयोग चला था तो 2015 में ही नीति आयोग कैसे आ गया? मैंने ये कहा ही नहीं कि योजना आयोग 2017 तक चला। योजना आयोग जो है, ध्यान रखिएगा, वह केवल और केवल जो है आपका 2015 में ही समाप्त हो गया। समाप्त नहीं हुआ है, योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बना दिया, बस यही। फुल टाइम मेंबर क्या होता है? फुल टाइम मेंबर का मतलब वरुण जी ये होता है कि ये जो मेंबर है ये परमानेंटली इसमें रहेंगे ही रहेंगे, मतलब ये कार्यभार देखेंगे, इतनी बात है, ठीक है। फामा रहे गया गया है, फामा रहे गया है। रोहित जी लाल पीले होने की क्या आवश्यकता है? फेमा रह गया है, आप ये कहना चाहते हो? चलिए कोई बात नहीं रोहित जी, बहुत सारा प्यार। आगे बताएं। सिंधु श्री खुल्लर, हाँ बिल्कुल खुल्लर, मैंने लिखवा दिया, आपको चेंज करवा दिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और आगे बताएं, और नीचे ले जाओ, चेक कर लो एक बार। सर जी वीके पाल एंड वीके सारस्वत, हाँ जी वीके पाल और वीके सारस्वत है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ऊपर दिखाओ, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 2015 तक चला नहीं मेरे भाई, मैंने जो लिखाया है आप उस पर विश्वास क्यों नहीं कर लेते हो? आपकी इच्छा बेटा, बाकी विश्वास करना नहीं करना है ना। अगर कोई डाउट होता है तो मैं बिल्कुल सॉल्व करता हूं। जैसे गॉडगिल योजना शायद मैंने गलत लिखवा दिया होगा आपको, तो मैंने आपको आके सबसे पहले वही काम किया कि यार उसको थोड़ा चेंज कर लो, ऐसा है। मैं भी थोड़ी चाहता हूं, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, शानदार, चलिए बहुत ही बढ़िया, है ना। मैंने कमेंट ले लिए हैं, मैंने आपके जो डाउट थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो इसके बारे में और अंदर डिटेल घुसने की आवश्यकता नहीं है, खोजने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथी मुझे एक बात बताओ, आपको परीक्षा निकालनी है या पीएचडी करनी है, ये बताओ। अरे भाई मैं मास्टर है मेरा इकोनॉमिक्स में, पीएचडी तो मुझे करनी चाहिए, ठीक है। एमए मेरा इकोनॉमिक्स में है और नेट मेरा कुछ नंबरों से ही बचा हुआ है, ठीक है, तो मुझे करना चाहिए पीएचडी। तो आ रही बात समझ में? ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, इतना याद रखिएगा। अगर कोई बदलाव होता है तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के फलाना कौन है, ढिकना कौन है, बस ऐसे ही आते हैं, है ना, और कोई विशेष नहीं है, ठीक है। ये मुझे करवाना था, हालांकि ये आप उसमें पॉलिटी में भी पढ़ोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसको, आगे बढ़े दोस्तों। ध्यान रखिएगा इसमें कुछ आमंत्रित सदस्य भी, इनविटीज भी होती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला लिखिएगा विशेष आमंत्रित सदस्य, स्पेशल इनविटीज हम बोल सकते हैं इसको, विशेष आमंत्रित सदस्य, आमंत्रित सदस्य, और इसको हम बोलते हैं स्पेशल इनविटीज। क्या बोलेंगे? स्पेशल इनविटीज, स्पेशल इनविटीज। भैया हमने किसी को इनवाइट किया है ना, तो इस इनविटीज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कौन कौन इसके आमंत्रित सदस्य हैं जरा वो लिखिएगा। सबसे पहले जो आमंत्रित सदस्य है वो नितिन जयराम गडकरी है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो पहला लिखता हूं मैं नितिन गडकरी, नितिन जयराम गडकरी, ये पूरा नाम है इनका। आप जानते हैं नितिन गडकरी कौन है? ठीक है, मुझे कमेंट में बताइए कौन है नितिन गडकरी। दूसरे जो इसके सदस्य हैं वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक है, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, वीरेंद्र कुमार खटीक, है ना, वीरेंद्र कुमार खटीक, ये इसके दूसरे आमंत्रित सदस्य में आते हैं। वहीं पर तीसरे हैं पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, ठीक है, तो पीयूष गोयल जो है यह इसके तीसरे आमंत्रित सदस्य में है। वहीं पर चौथे नंबर पर है अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, ठीक है, यह चौथे नंबर पर है। और वहीं पर पांचवें पे राव इंद्रजीत, राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, यह जो है इसके पांचवे जो है विशेष आमंत्रित सदस्य है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर अश्विनी सिंह की, सॉरी, अगर मैं राव आपके इनकी बात करूं इंद्रजीत सिंह की, तो राव इंद्रजीत सिंह जो है वो सांख्यिकी मंत्री के, कौन से है? सांख्यिकी मंत्री, स्टेटिक्स डिपार्टमेंट में है, ठीक है, तो सांख्यिकी मंत्री है। वहीं पर अगर मैं बात करूं अश्विनी वैष्णव की, तो संचार मंत्री है, ये कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री इनके पास में है, ठीक है, संचार मंत्री। वहीं पर अगर मैं पीयूष गोयल की बात करूं दोस्तों, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री है,
वाणिज्य, कॉमर्स एंड ट्रेड, वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री, ठीक है, ये है। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक की अगर के मैं बात करूं तो सामाजिक अधिकारिता मंत्री है ये, सामाजिक अधिकारिता। कैबिनेट मंत्री ये सारे है ना। और नितिन जयराम गडकरी की मैं बात करूं साथियों तो ये सड़क, ठीक है, या परिवहन मंत्रालय के हेड है, कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बस केवल इतनी ही बात है ना। ये स्पेशल इन्विटीज के नाम हो गए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार है ना। चलिए, अगर कोई फिर भी कोई सुझाव होगा तो मैं बिल्कुल देख लूंगा, आपको कल बता दूंगा अगर ऐसा कोई होगा तो, ठीक है। परिवहन मंत्री बेस्ट नेता है, सबके ही बेस्ट है वो तो, है ना, सभी लोग बेस्ट हैं। स्पेशल इन्विटीज कौन होते हैं भैया? इनको आमंत्रित किया जाता है कि आप आओ, देखो, नीति आयोग में कोई गड़बड़ी हो तो उसको देखो, अगर कोई कमी हो तो वो हमें बताओ, ठीक है। ये होते हैं दोस्तों। अब इससे ज्यादा आपको पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है, मैं केवल आपको इतना ही कहूंगा कि पीएचडी मत करो इस विषय पे, ठीक है। पीएचडी करोगे तो आप परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। अगर आप पीएचडी करोगे तो आप परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। आपको परीक्षा पास करनी है, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ना है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। नीति आयोग में कोई विवाद होने पर मामला न्यायालय में देखा जाएगा। नीति आयोग में कोई विवाद किस बात पर होगा? नीति आयोग तो कार्यकारी निकाय है, मोदी जी चाहे तो कल खत्म कर दे इसको, ठीक है। नीति आयोग कोई संवैधानिक थोड़ी चीज है। चलिए अगली बात करते हैं साथियों। नीति आयोग द्वारा ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के कोई उद्देश्य होंगे। आखिर क्या उद्देश्य है नीति आयोग के? नीति आयोग के उद्देश्य क्या है? आखिर क्यों बनाया गया है नीति आयोग, उसकी जरा हम बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग के क्या उद्देश्य है? देखो, इतनी बातें मुझे आपको पढ़ानी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको पढ़ा दी है, इसलिए पढ़ा दी है कि ठीक है, दो चार नाम अगर एक्स्ट्रा पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पीएचडी मत करिए इस विषय पर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपको परीक्षा पास करनी है साथियों, तो परेशान नहीं होना है, केवल और केवल इसको देख लेना है। बाकी कुछ विषय यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई, ये इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं ही आएगा, परेशान मत होइए आप, है ना। शायद यहां से कोई पदेन सदस्य से क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बाकी तो बस यही एक क्वेश्चन यहां से बहुत आता है। आपका अधिशासी परिषद से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं कि भैया इसके कौन कौन सदस्य होते हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। जितने भी यूटी जहां पर मुख्यमंत्री का पद है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री का पद है, वहां के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। और ऐसे यूटी या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर ध्यान रखिएगा, जहां पर क्या नहीं है, जहां पर मुख्यमंत्री का पद नहीं है, वहां पर उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक जो है, ठीक है, उनका जो है, ध्यान रखिएगा, प्रशासक शब्द भी लिखते हैं क्योंकि बहुत जगह प्रशासक भी है, ठीक है, उनको इसका सदस्य माना जाता है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। खैर, इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है दोस्तों सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? को फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। ये सहकारी संघवाद का मतलब क्या है, ये जरा समझना। सहकारी संघवाद का मतलब ये होता है कि साथ साथ मिलकर के चलना, सबको एक साथ लेकर के चलना, ठीक है। तो सबको एक साथ लेकर के चलना, सबको साथ साथ लेकर के चलना, यही इसका मुख्य मतलब होता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। पहला उद्देश्य इनका यही है, ठीक है, ये पहला उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। और सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है, तो यहां एक लाइन में मैं लिख देता हूं, सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलना, ठीक है, उसी को बोलते हैं सहकारी संघवाद। यानी कि सबको किस किस को? तो ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्यों को, केंद्र और राज्यों को, कि भैया कोई राज्य ऐसा नहीं हो जो छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो केंद्र और राज्य, जैसे केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, वहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। तो बीजेपी सरकार ये ना करे कि भैया जितने भी राज्य है बीजेपी वाले केवल वहीं पर केवल उनको ही साथ लेकर के चले, सबको साथ लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी है इनकी, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप लिखेंगे तो फायदा है आपका, ठीक है। अगर आप नहीं लिखेंगे मोनिका जी तो आप पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आप वहां से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आगे बात करते हैं। तो पहला इसका उद्देश्य क्या था? पहला इसका उद्देश्य था सहकारी संघवाद को आगे लेकर के चलना, और दूसरा जो उसका उद्देश्य था वो भी मैं बता देता हूं, राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। राज्यों की सक्रिय भागीदारी या सक्रियता, राज्यों की सक्रियता को बढ़ाना। और राज्यों की सक्रियता के लिए एक शब्द है हमारे पास में, प्रोएक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रोएक्टिविटी। तो राज्यों के लिए प्रोएक्टिविटी है उसको बढ़ाना। भाई हर राज्य आए, और देखो राज्यों की एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं यहां पर, ये देखिए इसके जो अधिशासी परिषद है उसमें राज्य के मुख्यमंत्री है, तो सारे राज्य की एक्टिविटी वहां पर आएगी। ठीक है, क्या क्या प्रश्न है विपिन जी का? क्या पूछ रहे हैं विपिन जी, बताइए क्या जानना चाहते हो विपिन जी आप? है ना, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। आप मैसेज करिए आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो, मैं देखूं आपके मैसेज को, है ना। आगे बढ़े, चलिए, हर बात को लिखवा तो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको भाइयों। तो राज्यों की सक्रियता को बढ़ावा देना ये भी है, ध्यान रखिएगा। फिर गांवों का विकास करना, इसकी जो तीसरा उद्देश्य है वो क्या है? गांवों का विकास करना। गांवों का विकास करना, गांवों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, क्या बोलेंगे इसको? डेवलपमेंट ऑफ विलेज। ठीक है, तो गांवों का विकास करना, और गांवों का विकास करने के लिए इन्होंने एक अप्रोच अपनाई है जिसे हम बोलते हैं बॉटम टू अप अप्रोच। क्या बोलते हैं? चौथा, या यहीं पर मैं लिख देता हूं, बॉटम टू अप, बॉटम टू अप अप्रोच। ये एक तरीका है विकास करने का। देखो एक तरीका तो वह है, ये मान लीजिए अपर साइड है, ठीक है, और यह लोअर साइड है, इसको हम बोलते हैं बॉटम, और ये कौन सी है? अपर साइड या टॉप साइड है। ठीक है, तो विकास का तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका तो ये हो सकता है, एक तरीका तो ये हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हाँ रवि जी आपका नाम लिया, अच्छा लगा। ध्यान रखिएगा, एक तरीका तो ये है कि एसी कमरों, दिल्ली के एसी कमरों में बैठा व्यक्ति जो यहां नीति आयोग में बैठा है, ठीक है, वो अगर ऊपर से दिल्ली से अगर विकास कार्य शुरू करता है और गांवों तक पहुंचता है तो उसको हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम बोलते हैं। ठीक है आकांक्षा, वहीं पर ध्यान रखना है कि अगर गांवों के विकास को लेकर के, ध्यान रखिएगा, अगर गांवों से ही विकास शुरू किया जाए और दिल्ली तक पहुंचाया जाए तो उसे हम बोलेंगे बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो ये जो नीति आयोग है इसमें यही अप्रोच अपनाई गई है, और अप्रोच क्या अपनाई गई है कि भैया हम गांवों से लगा करके, ध्यान रखना यहां पर मैं लिख भी देता हूं अगर आपको कोई डाउट हो तो, यहां पर मैं लिखूंगा बॉटम टू अप का मतलब है गांवों से शहरों तक विकास। तो गांव से शहर तक विकास, शहर तक विकास। ठीक है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है? तो टॉप टू बॉटम होता है शहरों से गांवों तक विकास। ठीक है, तो ये शहर है, यहां पर अगर शहर है और नीचे क्या है? गांव है, बॉटम में क्या है? गांव है। अगर गांव से शहर तक विकास जाता है तो इसे हम बोलेंगे बॉटम टू अप अप्रोच, ठीक है, या टॉप अप्रोच। और अगर शहर से विकास गांव तक आता है तो उसे हम कहेंगे टॉप टू बॉटम अप्रोच। खैर आपको केवल यहां ध्यान रखना है कि गांवों का विकास बॉटम टू अप अप्रोच के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगली बात कर लेते हैं, अगला इसका क्या उद्देश्य है ना, चौथा उद्देश्य हम कहेंगे। तो चौथा इसका उद्देश्य है दोस्तों ज्ञान और नवाचार में बढ़ोतरी। ज्ञान और नवाचार, ज्ञान और नवाचार, और इसके लिए शब्द है हमारे पास में नॉलेज एंड इनोवेशन। नॉलेज एंड इनोवेशन, ठीक है, तो ज्ञान और नवाचार जो है इसको बढ़ाना। हम टेक्निकल दुनिया की बात करेंगे, ठीक है, यही बात है। आ रही बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, अगली बात करते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसके, क्या क्या उद्देश्य हैं। तो एक और उद्देश्य जो मैंने आपको बताया वही उद्देश्य है, मैं उसको पुनः लिखवा भी देता हूं, बॉटम टू अप अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच। और यहां पर लिख देता हूं गांवों से शहरों तक विकास, गांवों से शहरों तक विकास, ये इसका उद्देश्य है। इतने इसके उद्देश्य हैं दोस्तों, इतनी बातें मैंने पढ़ाई है, बस इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। बाकी तो आप पीएचडी करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, इतनी बातें हो ही गई है, इससे ज्यादा क्या ही कुछ पढ़ोगे, है ना।
चलिए, विनय कुमार जी बता रहे हैं सर मेरा कमेंट जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, आप टैली करने के लिए मुझसे पूछ रहे हैं। अभिषेक जी, इनके सदस्यों की सैलरी, अभिषेक जी क्या पीएचडी करेंगे आप, सैलरी चाहिए आपको इनकी तो इन्हीं से पूछ लीजिए, परीक्षा तो नहीं पूछेगी आपसे, ठीक है। विपिन जी बोल रहे हैं कि भैया जी कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आपके लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है विपिन जी, आप शायद आपका कोई क्वेश्चन भी था, आप पूछिए ना। गुरुजी पंचवर्षीय योजना में काफी गलतियां है, नहीं क्या गलती है उसमें, बताएं, आप बताएं मुझे क्या गलती है। कोई गलती नहीं है, मैंने ऑथेंटिक किताबों से पढ़ करके वहां से आपको लिखवाया, परेशान मत होइए। उसमें केवल एक ही गलती थी, और गलती वो थी कि उसमें मैंने गॉडगिल योजना जो है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में न लिखा करके चौथी में लिखवा दी थी, है ना, यही गलती उसमें हुई थी, बाकी कोई विशेष नहीं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। विनय जी सबका कमेंट आ रहा है, सबकी चीजें मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं दोस्तों, है ना। तो नीति आयोग के बारे में इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है साथियों, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आप मत पढ़िएगा, काम का नहीं है, पर फिर भी जो बातें मुझे पढ़ानी हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग कुछ इंडेक्स भी जारी करता है, तो नीति आयोग कुछ सूचकांक भी जारी करता है, ठीक है। तो नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक, द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक, जारी किए जाने वाले सूचकांक, इंडेक्स बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, इंडेक्स। कौन कौन से इंडेक्स ये जारी करता है, ध्यान रखिएगा, एक एक इंडेक्स को हम देख लेते हैं, केवल नाम लिखेंगे, ज्यादा अंदर घुसेंगे नहीं। सबसे पहला है एसडीजी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, एसडीजी इंडिया इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको बोलते हैं, इंडिया इनोवेशन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, ये पहला इंडेक्स है। और एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य इसको हम हिंदी में बोलते हैं, डेवलपमेंट गोल, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। ध्यान रखिए इंडिया का है, इसलिए नीति आयोग जारी कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, पहला इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स कौन सा है वो जरा समझिएगा, दूसरा जो इंडेक्स है उसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन, इनोवेशन मिशन, तो अटल इनोवेशन मिशन इसका दूसरा इंडेक्स है। तीसरा कौन सा इंडेक्स है जरा वो समझिएगा, तो तीसरा इंडेक्स जो है उसका नाम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हम इसको बोलते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तीसरा ये हो गया आपका। चौथा कौन सा हो गया जरा वो लिखिएगा, चौथा, तो चौथा है आपका स्कूली शिक्षा, या आप लिख सकते हैं इसको समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, एक ये भी लिखिएगा, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, हिंदी अंग्रेजी में भी लिख दूंगा, परेशान मत होइए। और इसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इसको बोलेंगे कंपोजिट, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ठीक है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये चौथा है। अगला पांचवा क्या लिख सकते हैं, पांचवा लिख सकते हैं स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, और इसके लिए क्या शब्द है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर छठवें की बात करें, छठवां कौन सा इंडेक्स है, तो जिला अस्पताल सूचकांक, जिला अस्पताल सूचकांक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, ठीक है। वहीं पर अगर हम सातवें इंडेक्स की बात करें दोस्तों, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, एक है स्वास्थ्य सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, और इसको हम बोलते हैं हेल्थ इंडेक्स, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, हेल्थ इंडेक्स,
ठीक है, और वहीं पर 8वां, और हम कहेंगे इसको भी याद करने की जरूरत है, कृषि विपणन और किसान हितैषी। कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसको बोलते हैं, है ना, और किसान हितैषी या किसान हितैषी सूचकांक। ठीक है, इसके लिए हमारे पास शब्द है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर बेनिफिट इंडेक्स। ठीक है, इतने सारे इंडेक्स जो है आपके दोस्तों वह नीति आयोग जारी करता है। ये सारे के सारे इंडेक्स क्या है, वाह मेरे भाई, शेयर इंडेक्स ये है, उससे पता चलता है कि किसकी क्या स्थिति है। जैसे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, तो भारत का सतत विकास लक्ष्य की क्या स्थिति है। वहीं पर अटल इनोवेशन मिशन, यानी कि भारत में नवाचार कितना हो रहा है, अटल जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, वहीं पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिलों जो बेकार जिले हैं, बेकार से मतलब जो पिछड़े हुए जिले, उनको आगे ले जाने के लिए जिला कार्यक्रम मिशन रखा जाता है। ठीक है, यह बात ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पर अगर अगले इंडेक्स की बात करूं तो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। बताओ जल कैसा संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है, तो जल को अच्छे से सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है ना, तो वही इंडेक्स उसका है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता, स्कूल में गुणवत्ता कैसी है वो ध्यान रखना है। जिला अस्पताल की स्थिति कैसी है, तो जिला अस्पताल सूचकांक। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, तो स्वास्थ्य सूचकांक। और कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या मंडी है कि नहीं है, प्रॉपर बाजार है कि नहीं है उसके लिए, तो वो उसका इंडेक्स। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गुरुजी आपने जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ाई वो भी सफिशिएंट है यूपीएसआई के लिए, या कोई बुक पढ़नी, और क्या पढ़ोगे यार, इतना पढ़ लोगे तो पर्याप्त तो हो जाएगा, मेरी गारंटी हो जाएगा। और अब फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है तो आरडब्ल्यूए की किताब तो है ही सही, जनरल नॉलेज वाली, इकोनॉमिक्स उठा के पढ़ लेना। मेरे ख्याल से किताब में जितना मैटर है वही इसमें मैटर है। ठीक है, और उससे आपको 2-4 मैटर ज्यादा ही मिलेगा चीजें में, तो पढ़ लीजिएगा, उसमें फैक्ट है वो भी जरूरी है। ठीक है, आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं सर? प्रीतम जी बस पढ़ा लेते हैं ऐसे ही, है ना, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, दरअसल आप समझ अच्छे से रहे इसलिए। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? अजीत जी मेरे भाई कहीं लिखा है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक? ठीक है, यह बात ध्यान रखना है। एक भैया पूछ रहे हैं कि अशोक रुद्र और एलन मात्रे मॉडल किससे संबंधित, तो मैंने आपको बताया कि चौथी पंचवर्षीय योजना का वो मॉडल है। ठीक है, ये दिखाना क्या है ऊपर वाला मैसेज। निशा जी सर ये लोग, निशा जी क्या बोल रहे हैं, नीचे लाओ। कोई बात नहीं निशा जी, इनके डाउट है तो उनके डाउट्स को भी सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है, हम शिक्षक हैं, है ना। तो खैर दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको ये चीजें बताई है, इससे ज्यादा दोस्तों मत पढ़ो यार, मैं तो मतलब आप समझ नहीं रहे हो, मैं फिर आपको 1-2 लेक्चर और नीति आयोग पे ले लूं, आप बोलो तो कोई फायदा है क्या उससे आपका? नहीं है बेटा, जितना बता रहा हूं उतना याद कर लो, हमको पता रहता है कि क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद गरीबी बेरोजगारी पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है बस। अब मैं कमेंट नहीं ले रहा हूं, वापस से इधर आ रहा हूं। ये इतनी सारी बातें मैंने नीति आयोग के बारे में बता दी। ठीक है दोस्तों, अब नीति आयोग से अलग हम बात करते हैं, और अब नीति आयोग से अलग क्या बात करेंगे, तो नीति आयोग से अलग हम बात करेंगे अब वित्त आयोग की। किसकी बात करेंगे? वित्त आयोग की बात करेंगे। तो अगला हेडिंग है आपका वित्त आयोग। कौन सा आयोग? वित्त आयोग की हम बात करेंगे। तो आइए जरा हेडिंग डाल लेते हैं वित्त आयोग, और वित्त आयोग में हम क्या क्या चीजें देखेंगे वो जरा समझ लीजिएगा, है ना। वित्त आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है, इसके बारे में कुछ खास बातें नहीं है, कुछ कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी केवल हम चर्चा करेंगे। तो आइए अगला हेडिंग डालता हूं, मैं बस इसको पढ़ा के खत्म करूंगा दोस्तों, 2-4 मिनट की और बात है। वित्त आयोग, वित्त आयोग, और वित्त आयोग को हम किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन। कल से हम गरीबी और बेरोजगारी ही पढ़ेंगे, क्यों इसके चक्कर में पड़े, है ना। ये योजना वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा ना साथियों, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, मैं केवल 5 मिनट में छोड़ दूंगा, है ना। क्या है वित्त आयोग के बारे में जरा उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग के बारे में अगर मैं सामान्य परिचय की बात करूं तो सबसे पहला जो बात लिखूंगा कि वित्त आयोग का जो जिक्र है ना वो अनुच्छेदों में है। तो आर्टिकल वित्त आयोग का कौन सा संबंधित है, तो आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र है। ठीक है, यह इसकी परिभाषा है। ठीक है, जब यह अनुच्छेद के अंदर है,
जब इसका जिक्र संविधान के किसी अनुच्छेद में, तो इसकी प्रकृति क्या होगी बताइए, इसका कैसा नेचर होगा, इसका नेचर कैसा होगा दोस्तों, आप खुद बताइए इसका नेचर क्या है। संविधान में इसका जिक्र है ना, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा सांविधिक, सॉरी सांविधिक नहीं, संवैधानिक। कैसा है ये, संवैधानिक है। इसका जिक्र संविधान में है, 280 में है, पूछा जाता है अनुच्छेद 280 में कौन है, तो वित्त आयोग है। यह बात ध्यान रखना है, वित्त आयोग में है, ठीक है, वित्त आयोग में है इसका जिक्र। वहीं पर अगर हम अगली बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला जो वित्त आयोग, तो फर्स्ट वित्त आयोग जो था, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है ध्यान रखिएगा, वह नवंबर में की गई थी, 22 नवंबर को। तो 22 नवंबर 1951 1951 को इसकी स्थापना की गई थी, 22 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका गठन कौन करता है, इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट इसका गठन करता है, ठीक है। और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर करता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर करता है, यानी कि हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और वित्त आयोग जितनी भी सिफारिशें देता है वो केवल सलाहकारी होती है, उसको मानना या नहीं मानना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। विश्वजीत सर, आज तक मेरा कमेंट नहीं पढ़ा जाता, पता नहीं क्यों, ये तो विश्वजीत जी बहुत ही दुखद स्थिति है, क्यों नहीं पढ़ा जाता आपका कमेंट, ये बताइए, आखिर क्यों नहीं पढ़ते हैं आपका कमेंट, टीचर बताइए आप मुझे, ठीक है। भटका दिया ना वित्त आयोग से, जल्दी से पढ़ लो यार, क्या करते हो आप भी ऐसा, है ना। तो वित्त आयोग मैंने आपको बताया, वित्त आयोग कैसे, वित्त आयोग की जो सलाह है, इसकी जो सिफारिश है, मैं लिख देता हूं, इसकी सिफारिशें, इसकी जो एडवाइजरी है, ध्यान रखिएगा, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी है, ऐसा लिख देते हैं, केवल सलाहकारी है। सलाहकारी को आप एडवाइजरी बोलते हैं ना, एडवाइजरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल सलाहकारी है। मानना या नहीं मानना ये तो निर्भर करता है भैया उन व्यक्ति पर, ठीक है। ये पहली बात मैंने आपको इसमें बताई। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चलिए आइए अब हम कुछ बातें यहां पर भी कर लेते हैं इसकी। और वो बात किससे संबंधित, इसकी संरचना से संबंधित है, संरचना, ध्यान रखिएगा। इसके स्ट्रक्चर को लेकर के अगर मैं बात करूं, संरचना को लेकर के अगर मैं बात करूं, इसके स्ट्रक्चर को लेकर के मैं बात करूं, तो ध्यान रखिएगा वित्त आयोग में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसके स्ट्रक्चर के लिए ध्यान रखिएगा, इसका एक अध्यक्ष होता है, वित्त आयोग का क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक इसका अध्यक्ष होता है साथियों, वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है, यह ध्यान रखिएगा। और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सदस्य कितने होते हैं, सदस्य कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, 4 सदस्य होते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। इन 4 सदस्यों में से ध्यान रखिएगा 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, 2 पूर्णकालिक फुल टाइम मेंबर होंगे, ठीक है, पूर्णकालिक। और 2 कैसे रहेंगे, तो अंशकालिक, पार्ट टाइम, ठीक है। तो 2 फुल टाइम रहेंगे और 2 आपके जो हैं वह अंशकालीन सदस्य रहेंगे, ठीक है। यह बात ध्यान रख लीजिएगा। शिवम जी कह रहे हैं, शिवम जी मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। मोहित जी राधे राधे आपको भी। चलिए, तो ये इसके सदस्यों के बारे में बात हो गई, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वहीं पर अगर मैं बात बताऊं, एक और बात जो इससे संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 275, अनुच्छेद 275 क्या कहता है, जरा वो समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 275 ये कहता है, समझना, अनुच्छेद 275 ये कहता है कि जो वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग जो है यह क्या करता है, ध्यान रखिएगा, राज्यों को अनुदान दे सकता है। तो राज्यों या यूटी को अनुदान की बात करता है, पूछा जा सकता है। अनुदान का मतलब होता है ग्रांट, अनुदान को क्या बोलते हैं, ग्रांट। पूछा जा सकता है कि राज्यों को अनुदान किस अनुच्छेद में जिक्र है, तो अनुच्छेद 275 में जिक्र है। वहीं पर एक और बात मैं आपको बताऊं, इसके कार्य की, वित्त आयोग के कार्य की, वित्त आयोग क्या करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वित्त आयोग जो है वह करों का बंटवारा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स करता है, ठीक है, करों का बंटवारा, करों का बंटवारा करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। भैया जो जीएसटी एकत्रित होता है उस जीएसटी को बांटने का काम कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। आ रही बात समझ में, ये इतनी सारी बातें मैंने इसमें बताई वित्त आयोग को लेकर के। अगर
वित्त आयोग की हम बात करें दोस्तों, तो अभी तक कुल कितने वित्त आयोग की स्थापना की जा चुकी है? तो 15 वित्त आयोग की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, तो अभी तक कुल 15 वित्त आयोग की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, तो अभी तक कुल मिलाकर के 15 वित्त आयोग की स्थापना की जा चुकी है। जो 15वें वित्त आयोग, ध्यान रखिएगा, जो 15वां आपका वित्त आयोग है और इस वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम है नंद किशोर सिंह, एनके सिंह नाम है दोस्तों, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि 15वां जो वित्त आयोग है, 15th फाइनेंस कमीशन जो है, उसके जो अध्यक्ष हैं, फाइनेंस कमीशन एफसी का मतलब है, उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, एनके सिंह। ठीक है, और एनके सिंह का फुल फॉर्म है नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक है ना, बस इतनी बातें आपको वित्त आयोग में याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो वित्त आयोग में कौन सा अनुच्छेद जिक्र है? तो 280। प्रकृति क्या है? संवैधानिक है। पहले वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 22 नवंबर 1951 को। और गठन इसका राष्ट्रपति करता है हर 5 साल में। इसकी सिफारिशें सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है, यह बात ध्यान रखना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। मैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे की भी बात कर लेता, लेकिन वो जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं बाकी जो भी चर्चा है इसकी कल एक बार कर लूंगा और फिर गरीबी को शुरू करूंगा, है ना। आज समय भी हो गया है, तो चलिए फिर आपकी अगली क्लासेस भी है। शुक्रिया, इजाजत दीजिए मुझे, अब अगली क्लास में मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।